हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ, जो बता रही होती है कि उसने 5 मिलियन के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है जिसमें उसे वैन फैमिली के बेटे मिस्टर वैन के साथ नाइट स्पेंड करना है और उसके साथ एक बेबी करना है। और उसके पास आज ये लास्ट चांस है। शाओ वेन के रूम में आ जाती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आर्टिफिशियल तरीका काम नहीं करा, इसलिए हमें नेचुरल वे ही करना पड़ेगा। वैन बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है क्योंकि उसे किसी भी लड़की के साथ ऐसा रिलेशन नहीं बनाना है। फिर यहाँ पर शाओ से फोर्स करने लगती है कि उसे ये पैसे चाहिए और उसकी मॉम ने बोली है कि अगर वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसे वो पैसे मिल जाएंगे। वैन तो यहाँ से जाना चाह रहा होता है, पर उसकी मॉम ने जो उसे सूप में मेडिसिन दी थी उसका इफेक्ट उसके ऊपर शुरू हो जाता है और वो समझ जाता है कि सूप में कुछ मिला हुआ था। वो इस बारे में शाओ को बता देता है और कहता है कि उसके पास ये लास्ट चांस है, फिर वो नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर शाओ तो फिर उसे किस करने लग जाती है और दोनों ही साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वैन वहीं पर ही खड़ा होता है। वो उसे गुस्से में जाने बोल रहा होता है, तो फिर वो उसे परमिशन मांगती है कि मेरे कपड़े यहाँ पर नहीं है, तो क्या मैं ये ब्लैंकेट लेकर जा सकती हूँ। और फिर वो यहाँ वॉशरूम आ जाती है, तभी उसे उसके फियांसी जाओ की कॉल आती है। जाओ उसे कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर चली गई हो, मैंने एक्चुअली में अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हूँ जो कि तुम्हारे मॉम डैड के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी होंगे। आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। मेरे डैड ने कहा है कि तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए सारी एंगेजमेंट की गिफ्ट्स भी वापस कर दी। वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या वो उसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर शाओ तो फिर रोने लग जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं वैन की मॉम शाओ से मिलने जाती है और उसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए कहने लगती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। तो वो उसे यही डील करती है कि वो अगर उनके बेटे के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो उसे अभी 2 मिलियन देंगी और उसके बाद बाकी के 3 मिलियन भी। तो शाओ तुरंत ही पैसों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ रोते हुए अपने फियांसी जाओ को सॉरी बोल रही होती है। फिर यहाँ देखते हैं कि वैन के रूम में उसकी मॉम आ जाती है और उसे कहने लगती है कि अब जब तुम बेबी के लिए मानी गए हो तो फिर तुम्हें नाटक नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मॉम मैंने आर्टिफिशियल वे के लिए माना था। तो उसकी मॉम कह देती है कि चाहे आर्टिफिशियल तरीका हो या नेचुरल, लेकिन हमारी फैमिली को एक बच्चे की ज़रूरत है ही आगे की फैमिली ब्लड टाइन बढ़ाने के लिए। और वो उसे यहाँ शाओ का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही होती है। तो वैन याद करने लगता है कि कल वो बस पैसों के लिए वो सब कर रही थी उसके साथ। यहाँ पर वो फिर गुस्सा होकर जाने लगता है तो उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए तो फिर जल्दी से उससे प्रेग्नेंट कर दो और कुछ नहीं, क्योंकि अगर ये तुम एक एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं दूसरी लड़की ले आऊंगी, लेकिन बच्चा तो चाहिए ही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन अपनी मॉम को पैसे ट्रांसफर कर देती है और पूछती है कि मॉम आपको पैसे मिले कि नहीं। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मिल गए, लेकिन तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो। तो कहती है कि मॉम मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढ ली हूँ, आपको पता नहीं है सिटी में पैसे कमाना बहुत ही आसान होता है। फिर इतने में यहाँ पर वैन की मॉम आ जाती है तो शाओ जल्दी से कॉल कट करती है। वैन की मॉम उसे अपने कुछ कपड़े रिपेयर करने के लिए बोल रही होती है जो कि उनके फेवरेट्स हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है और उसके वो उसे हर कपड़े पर 1000 ऑफर कर रही होती है। तो शाओ कहने लगती है कि आपको मुझे और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वैन की मॉम कहने लगती है कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो तो बस हाउसकीपर बनने के लिए, और ये तो एक्स्ट्रा है तुम्हारे एक्स्ट्रा काम के। और वैन की मॉम उसे समझा देती है कि उसे जल्द से जल्द बेबी करना होगा तभी वो और पैसे कमा पाएगी। रात में शाओ वापस से वैन के रूम में पहुंच जाती है तो वैन मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ बच्चे के लिए कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें जो कि तुम्हें माननी पड़ेगी। पहली तो ये कि तुम मेरे रूम के बाथरूम में बिल्कुल भी शावर नहीं ले सकती हो, दूसरा तुम मेरी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, और तीसरा तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी कोई इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं रख सकती हो। तो शाओ ये चीज़ क्लियर करती है कि मिस्टर वैन आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। हाँ वो बंदा आपसे ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो हमेशा वही बेस्ट है। तो वैन ये सब सुनने के बाद फिर उसे लाइट ऑफ करने बोलता है और दोनों फिर सिंपली नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बैट को सही कर देती है और फिर अपना रूम से बाहर चली जाती है और तभी फिर वैन यहाँ शावर लेकर बाहर आता है। इसके बाद शाओ ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दी होती है। तो यहाँ वैन की मॉम आकर उससे पूछने लगती है कि क्या वैन और तुम्हारे बीच में अब चीज़ें ठीक हुई। तो फिर शाओ बताती है कि हाँ मिस्टर शैन अब बच्चे के लिए मान गए। तो ये सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फिर तो अच्छी बात है, लगता है अब हमारे घर में जल्दी एक न्यू मेंबर आने वाला है। फिर वैन जब अपने रूम से बाहर आता है तो उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठने बोल रही होती है और कहती है कि शाओ ने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाई है। तो वैन कहता है कि नहीं मुझे अभी कंपनी में ज़रूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ, और वो जाने से पहले शाओ को बता देता है कि वो 10 बजे घर आएगा।
तो शाओ सोचने लग जाती है कि मिस्टर वैन ने मुझे हिंट देकर गए कि मुझे 10 बजे उनके रूम में जाना है रात को। तभी फिर यहाँ वैन की मॉम से उनकी अडॉप्टेड बेटी लिन इस बारे में बात करने आती है कि आखिर वो ये क्या कर रही है। उन्होंने एक विलेज गर्ल ढूंढ ली है वैन के साथ बेबी करने के लिए। लिन शाओ की बेइज्जती कर रही होती है कि वो विलेज गर्ल ये डिजर्व नहीं करती। तो फिर यहाँ वैन की मॉम इसे समझाने लगती है कि उनका बेटा वैन इस फैमिली का इकलौता बेटा है और उसकी ब्लड लाइन आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो लिन कह रही होती है कि मॉम आपने जब मुझे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था तो इसलिए मुझे घर लेकर आए थे ना, ताकि एक दिन आप वैन के साथ मेरी शादी करवाएंगी, तो मैं भी तो आपको एक ग्रैंडसन दे सकती हूँ ना। तो वैन की मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम तो जानती हो वैन कितना ज़्यादा गुस्से वाला है, ऊपर से उसे ओसीडी है, वो एक तो कोई भी लड़की के साथ रिलेशन बनाने के लिए नहीं मान रहा था और अब वो फाइनली मेरे इतना प्रे करने के बाद मान गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम अब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और उसका बेबी आ जाएगा। लिन गुस्सा आने लग जाती है कि लेकिन आखिर वही लड़की क्यों, उसे यहाँ से निकाल दो, जब वो चली जाएगी तो वैन मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा। फिर शाओ जैसे यहाँ पर आती है तो लिन उसे देखकर कहने लगती है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने अपने आप को बेची हो। वो पूछती है कि अब जब तुम अपने आप को बेच सकती हो तो बताओ तुम कितने पैसे लोगी वैन को छोड़कर जाने के लिए। तो शाओ कहती है कि मुझे तो बेबी करने का काम मिला है ना। तो लिन कहती है कि लेकिन तुम डिजर्व नहीं करती हो, बताओ कितने पैसे चाहिए मैं देती हूँ। तब यहाँ पर वैन की मॉम तुरंत ही मना करती है कि बिल्कुल नहीं, पहले इस वैन को आ जाने दो और फिर डिसाइड होगा क्या नहीं। और वो शाओ को अपना काम करने जाने बोलती है। फिर रात में फिर से शाओ वैन के रूम में जाती है और दोनों ही यहाँ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर वो उससे पूछ रही होती है कि क्या कल से मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि हर महीने सिर्फ 2 दिन ही काफ़ी है। तो वैन इसके लिए मान ही रहा होता है। शाओ मन में सोचती है कि उसे तो पसंद नहीं है ना कि कोई भी लड़की उसके क्लोज है। यहाँ पर वो बताता है कि अगर उसने अब ये स्टार्ट करी है तो उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी उसे हैबिट होगी। तो शाओ कहने लगती है कि लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा करना ठीक नहीं है। तो वैन उसे समझाने लगता है कि उसे कल वापस रूम में आना पड़ेगा और वो लोग नॉर्मली बस सोएंगे। तो फिर शाओ इसके लिए हाँ बोलती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यहाँ पर वैन की मॉम और लिन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करके दे रही होती है। तो लिन कहने लगती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, जाओ मेरे लिए सैंडविच बना कर लेकर आओ। तो शाओ फिर उसके लिए किचन में सैंडविच बना रही होती है। तो यहाँ पर दूसरी मेट को बहुत ही गुस्सा आने लगती है कि वो लिन कैसे उसे बार बार परेशान कर रही है और जानबूझ के से ऑर्डर दे रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन की मॉम यहाँ पर उसे एक कोट देने लगती है और बताती है कि ये उनकी किसी फ्रेंड का है जो कि थोड़ा सा एक जगह फट गया है, तो अगर वो इस कपड़े को रिपेयर कर देगी तो उनकी फ्रेंड उसे इसे रिपेयर करने का पूरा 10,000 देने वाली है। तो शाओ कहती है कि इतने सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ 100 में ही हो जाएगा। वैन की मॉम शाओ को समझाने लगती है कि पैसे कमाने का उसे अच्छा ऑफर मिल रहा है तो उसे पैसे कमाने चाहिए और अपने टैलेंट का यूज़ करना चाहिए। वो कहती है कि ऐसी वो और भी अपनी रिच फ्रेंड्स के कपड़े उसे लाकर दे सकती है। शाओ मान जाती है और फिर वो जब इस कपड़े को रिपेयर करने के लिए बैठती है तभी लिन यहाँ जान मुश्किल से धक्का देती है और शाओ के हाथ में नीडल चुभने की वजह से खून बहने लग जाता है। लिन कहती है कि अरे तुम्हें तो चोट लग गई, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही मोटी स्किन की हो, तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतने में वैन आकर ये सब देख लेता है और वो लिन को चिल्लाता है कि अभी इसी वक्त शाओ से सॉरी बोलो। और फिर वैन तो यहाँ शाओ के हाथ की केयर करने लगता है और कहता है कि इतनी ज़्यादा चोट है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। तो वो मना करने लगती है तो भी वैन उसे उठा के लेके जाता है और ये देखकर तो फिर लिन को और गुस्सा आती है। फिर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर यहाँ पर शाओ का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाना ज़रूरी रहेगा क्योंकि फिर उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। तो शाओ तो इंजेक्शन से काफ़ी डर रही होती है और यहाँ पर वैन उसका ख्याल रख रहा होता है और वो उसे अपना रुमाल देता है अपने आंसू पोंछने के लिए। तो फिर शाओ ले लेती है। जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो वैन की मॉम फिर शाओ से पूछती है कि क्या उसे ज़्यादा चोट आ गई थी। तो शाओ कहती है कि नहीं अभी चोट ठीक है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि फिर तो अच्छी बात है। वो लिन के बदले में उससे सॉरी कह रही होती है कि लिन है ही ऐसी थोड़ी सी, उसे बिल्कुल भी कोई चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। तभी यहाँ पर वैन शाओ को समझाने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तीनों अलग अलग टाइम पर मेडिसिन लगाना ज़रूरी है, तो वो उसके पास आ सकती है मेडिसिन लगवाने के लिए। तो शाओ यहाँ पर वैन के पास जाकर उसे कह देती है कि पहले वो शावर ले लेगी फिर उसके रूम में आएगी। तो फिर वैन अपने रूम में चला जाता है। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर शाओ को बातें सुनाने लगती है कि सच में तुम कितनी बड़ी एक्टर हो। जब तुम पहले मुझसे पैसे लेकर इस घर को छोड़ने के लिए मान गई थी तो मुझे लगा था कि तुम तो बड़ी अच्छी हो, लेकिन अब जाकर मुझे पता लग गया है कि तुम तो कितनी बड़ी ग्रीन टी हो। शाओ कहने लगती है कि मिस लिन आप मुझे गलत समझ रही है, मैं बस यहाँ पर पैसे के लिए आई हूँ। तो लिन कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर वैन की वाइफ के पोजीशन हथियाने के लिए आई हो और उसे सेड्यूस कर रही हो। सच में तुम जैसी गरीब लड़कियाँ अमीर फैमिली में शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ना।
क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, इसका अंजाम तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है? तो शाओ कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने बस बेबी करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही हूँ, मेरा और कुछ इरादा नहीं है, इसलिए तुम अपने वर्ड्स मेरे लिए ठीक से यूज करो। मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, ना कि अपनी फैमिली के बारे में ये सब सुनने के लिए। मिस लीन, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना, तो अपनी फॉस्टर मॉम से इस बारे में बात कर लो कि वो क्या चाहती हैं। तो लिन गुस्से में शाओ को ढकेल देती है, पर इतने में यहाँ पर वैन आ जाता है और शाओ को गिरने से बचा लेता है और इसे समझा देता है कि शाओ मेरी लीगली मैरिड वाइफ है, इसलिए दोबारा उसके साथ ऐसी हरकत करने की सोचना भी मत, तुम बस इस घर की अडॉप्टेड डॉटर हो और कुछ नहीं। तो लिन गुस्से में चली जाती है और फिर वैन शाओ से पूछ रहा होता है कि क्या कोई भी तुम्हें ऐसे फाइट करेगा और तुम बस उसे मार खा के लोगी। तो शाओ उसे कहने लग जाती है कि मिस लिन असल में आखिर आपकी मॉम की अडॉप्टेड बेटी है, तो मुझे डर था कि अगर मैंने उसके साथ फाइट करी तो आपकी मॉम मुझे फायर कर देंगी। तो वैन बताता है कि मेरी मॉम तुम्हें फायर नहीं करेगी। तो शाओ कहती है कि क्यों? तो फिर बताता है कि क्योंकि मुझे ओसीडी है, वो भी बहुत ज़्यादा लेवल की, इसलिए अगर मेरी मॉम को ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए ना, तो उन्हें तुम्हें रखना ही होगा, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बीमारी ऐसी है कि मैंने एक बार अगर किसी के साथ रिलेशनशिप अपना लिया तो मैं उसके बाद किसी और लड़की को नहीं अपनाऊंगा। वो उसे समझा देता है कि अब अपना सारा सामान पैक करके मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो वो कहती है कि लेकिन अभी तो मैंने शावर भी नहीं ली। तो वैन बताता है कि मेरे रूम में भी बाथरूम है। फिर दोनों शावर लेने के बाद जब रात में रूम में आते हैं तो वैन यहाँ शाओ का हाथ पकड़ के उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि ठीक है चलो अब सो जाते हैं। और हाँ, रात में मैं हियरिंग एड निकाल कर सोता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई देता है, तो अगर तुम्हें कुछ भी मुझे अर्जेंटली कहना होगा ना तो फिर मुझे शेक कर देना, फिर मैं जाग जाऊँगा। और वो उसे समझा देता है कि अब हर रोज़ वो उसके साथ सेम रूम में ही सोएगी। फिर रात में शाओ जब सो रही होती है तो वो नींद में बातें करने लगती है और यहाँ वैन के क्लोज आ जाती है। तभी वैन की नींद खुलती है तो वो फिर हियरिंग एड लगाकर उसकी आवाज़ सुनता है। शाओ कह रही होती है कि मॉम डैड मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं सब ठीक करके रहूँगी, ऐसा वो ये सब बोल रही होती है। तो वैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है और शाओ की फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो उसे ध्यान आता है कि वो बहुत लेट हो गई है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तभी वैन उसे समझाने लगता है कि उसने अब ब्रेकफास्ट बनाने का काम दूसरी मेड को दे दिया है, तो उससे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने जा रहा होता है तो शाओ कहती है कि अब मेरे हाथ ठीक भी हो चुके हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तो शाओ फिर चुपचाप से बैठकर वैन से अपने हाथ पे मेडिसिन लगवा लेती है। तभी वो पूछता है कि तुमने मेरी मॉम से कितने पैसे लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करी थी। तो शाओ बता देती है कि 5 मिलियन। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी सेक्रेटरी को बोलकर तुम्हें 5 मिलियन दिलवा दूंगा। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग गई तो वो कहता है कि क्या तुम भागोगी? शाओ कहती है कि नहीं। तो यहाँ पर वैन फिर उसे बताने लगता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, जाओ अब जाकर मेरा सूट जैकेट लेकर आओ। तो शाओ फिर तुरंत ही उसका जैकेट लाती है और उसे पहनाने में हेल्प कर देती है। फिर वैन शाओ को उसे खुद को टाई पहनाने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर शाओ कहती है कि एक्चुअली मुझे आता नहीं है। तो वैन फिर उसे सिखाने लगता है और कहता है कि आगे तुम्हें प्रैक्टिस करने को और मौका मिलेगा। फिर वो एक पेपर पे अपना फ़ोन नंबर लिख कर उसे दे देता है और कहता है कि ये मेरा प्राइवेट नंबर है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम्हें तुरंत ही मुझे कॉल करना है और किसी को भी खुद को ऐसे बुली नहीं करने देना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर वैन की मॉम को उनके वो सारे कपड़े रिपेयर करके रिटर्न कर रही होती है। तो फिर वैन की मॉम उसे पूछने लगती है कि कल तुम और वैन हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर क्या क्या हुआ। शाओ कहती है कि कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और इंजेक्शन लगाया। तो यहाँ पर वैन की मॉम उसे समझा रही होती है कि वो एक ना एक दिन वैन को छोड़कर चली जाएगी, तो वो अपनी आइडेंटिटी याद रखे। शाओ कहती है कि मैडम मुझे अच्छे से याद है। तो फिर यहाँ वैन की मॉम उसे समझाने लगती है कि लेन को मैंने बचपन से अडॉप्ट कर रही हूँ और मैंने उसे पाली हूँ, तो मैंने उसकी और शेन की आगे की लाइफ के लिए पहले से सोच के रखी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा दूँ कि तुम्हारा आने वाला बच्चा उसे ही अपनी मॉम बोलेगा। तो बताओ क्या तुम समझ गई? शाओ कहती है कि हाँ मैडम मैं अच्छे से समझ गई। तो फिर वैन की मॉम कहने लगती है कि मैंने सही लड़की ढूंढी हूँ, मुझे पता है तुम सही हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी मेरे खिलाफ नहीं जाओगी और फिक्र मत करो, मैंने जो पैसे तुम्हें देने के लिए प्रॉमिस कर रही हूँ वो मैं ज़रूर दूंगी और ये सारे जो एक्स्ट्रा काम है वो भी मैं तुम्हें देते रहूँगी ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सको। तो शाओ फिर उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। इतने में यहाँ पर वैन का सेक्रेटरी आया होता है और वो शाओ को यहाँ पर वैन का दिया हुआ 5 मिलियन का चेक देने लगता है और बताता है कि उसने उसे कंपनी में मिलने के लिए बुलाया। वैन की मॉम इस बात पर गुस्सा होने लग जाती है कि आखिर इसे क्यों बुलाया हुआ है। तो सेक्रेटरी कहता है कि मुझे नहीं पता। तो फिर वैन की मॉम यहाँ पर शाओ को जाने के लिए बोल देती है। फिर लिन यहाँ पर आकर वैन की मॉम को कहने लग जाती है कि मॉम देखा कैसे इस लड़की ने वैन को इतना फंसा लिए कि वो अपने सेक्रेटरी को भेजकर उसे पिक करने के लिए बुला रहा है। मुझे लगता नहीं कि ये लड़की सिंपल है, वो जानबूझ के वैन को और सेड्यूस कर रही है।
तो फिर यहाँ पर वैन की मॉम को भी लगने लगता है कि हाँ, सच में वो कैसे उसे कंट्रोल कर रही है। लिन कहती है कि मॉम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उस लड़की को वापस उसके विलेज भेज दो। तो मॉम कहती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब उसका और वैन का बेबी होके रहेगा। फिर सेक्रेटरी यहाँ शाओ को वैन के ऑफिस तक ले आता है और कहता है कि मिस्टर वैन अभी मीटिंग के लिए गए हुए हैं, तो आप जब तक उनके ऑफिस में इंतज़ार करो। फिर शाओ को तो वैन का ऑफिस का नज़ारा बहुत पसंद आ रहा होता है और वो देखकर खुश हो रही होती है। तो इतने में वैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा। तो शाओ कहती है कि हाँ, क्या मैं यहाँ का फ़ोटो ले सकती हूँ। तो वैन कहता है कि तुम्हारी मर्ज़ी। तो शाओ फिर फ़ोटोज़ लेकर अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि मॉम, मैं यहाँ सिटी में बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करो। फिर शाओ वैन का दिया हुआ चेक उसे रिटर्न करने लग जाती है और उसे बताती है कि उसकी मॉम ने ऑलरेडी अभी उसे थोड़े बहुत पैसे दिए, जो कि अभी काफ़ी है। तो वैन कहने लगता है कि इसे भी अपने पास रखो। शाओ कह रही होती है कि नहीं नहीं, ये उसे रखना चाहिए। तो वैन कहता है कि ठीक है, फिर फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो उसे अपने पास आने बोलता है। तो शाओ फिर कहती है कि आपको कुछ और काम है। तो फिर वैन अपनी टाई खोलने लगता है और उसे बताता है कि आधे घंटे बाद उसकी वापस से मीटिंग है, तो उसकी टाई ख़राब हो गई है, तो वो वापस उसकी टाई बनाने में हेल्प कर दे, ऐसे वो थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेगी। तो शाओ मान जाती है और फिर उसकी टाई बांधने की कोशिश कर रही होती है। तो वैन यहाँ खुश होकर से देख रहा होता है। फिर इतने में शाओ के फ़ोन की रिंग बजने लगती है। तो शाओ कहती है कि ज़रूर मेरी मॉम की कॉल आई होगी, मैं बाद में उनसे बात कर लूँगी। तो कहता है कि नहीं, उठा लो, क्या पता कुछ ज़रूरी बात करनी होगी। तो फिर तो शाओ देती है कि उसकी मॉम ने उसे मैसेज करी होती है कि उसका ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है जहाँ पर वो काम करती है, और कहने लगती है कि तुम अभी अपने डैड की फ़िक्र मत करो, डॉक्टर ने बताया कि अभी उनकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। वो उसे एक और गुड न्यूज़ बताती है कि उसका भाई जेल से छूट गया है, क्योंकि जिस बंदे ने उसके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उसने खुद ही अपनी गलती मान लिया है और केस वापस ले लिया है। तो शाओ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर शाओ वैन से पूछती है कि मिस्टर वैन, ये क्या आपने किया है। तो वो कहता है कि कल रात तुम नींद में यही सब बोली जा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें चुप कराने के लिए मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। तो शाओ सोचती है कि इसने खुद बोला था कि वो तो रात में हियरिंग एड लगा के नहीं सोता, फिर भी सुन लिया। वैन कहने लगता है कि तुम्हारे भाई का मैटर अच्छे से क्लोज हो गया है और अब तक तो वो घर आ चुका होगा। तो शाओ फिर कहने लग जाती है कि मैं अपने फैमिली और अपने भाई के बदले में आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे थैंक यू बोलने के लिए क्या करोगी। तो शाओ फिर उसके कोट का बटन खुलने लग जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू बोलना चाहती हो। फिर वो भी उसे किस कहने लग जाता है। यहाँ पर फिर शाओ से कह रही होती है कि क्या मैं आज के लिए अपने घर जा सकती हूँ, मेरा भाई अभी आया होगा तो मुझे जाकर फिर उससे मिलना है, मैं इसके लिए भी आपको थैंक्स करूँगी। तो वैन कहता है कि क्या इसके लिए भी तुम वैसे ही थैंक यू बोलने वाली हो। वो उसके क्लोज आ रहा होता है। तभी इतने में शाओ बताती है कि मेरे भाई का कॉल आ रहा है। फिर शाओ अपने भाई से कॉल पे बात करती है और खुश होती है कि अच्छा है तुम जेल से बाहर आ गए हो, अब मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखो और बिल्कुल भी उन्हें टेंशन में नहीं डालना। तो फिर उसका भाई हान कह रहा होता है कि उसे आज उसका फियांसी जो मिला था और वो पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है और कैसी है। तो शाओ कहती है कि उसे मेरे बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, अभी मैं काम में बिजी हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। असिस्टेंट वैन को बताने लगता है कि बॉस 10 मिनट में आपको मीटिंग के लिए चलना है। तो फिर वैन यहाँ शाओ को वापस अपनी टाई देता है उसे पहनाने के लिए। तो शाओ फिर उसे टाई पहनाना सीख गई होती है और वैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। तभी वैन को फिर से यहाँ जो की मैसेज आती है। वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो और कैसी हो, क्या तुम मुझे रिप्लाई देकर बता सकती हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो शाओ उसे रिप्लाई भी नहीं देती और उल्टा उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है और फिर वो तो बस रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन अपनी मीटिंग अटेंड करता है, जिसके बाद फिर दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ पर वैन की मॉम शाओ को अकेले में इस बारे में पूछने के लिए बुलाती है कि वैन ने उसे कंपनी में क्यों बुलाया था। तो फिर वो बताती है। तो मॉम को काफ़ी शौक लग रहा होता है कि उसने बस तुम्हें टाई पहनाने के लिए बुलाया। तो शाओ कह रही होती है कि लेकिन मैडम आप गलत मत समझो, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही हूँ और मेरे कुछ भी इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं है। तो वैन की मॉम कहती है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रही हूँ। और फिर वैन की मॉम उसे और भी सारे कपड़े दे देती है अपने और भी फ्रेंड्स लोग के, जिन्हें वो अगर रिपेयर करेगी तो उसे और पैसे मिलेंगे। तो शाओ कहती है कि क्या मैं इन्हें धीरे धीरे 1 महीने में करके दे सकती हूँ। तो वैन की मॉम उसे कहती है कि ऑफ कोर्स वो दे सकती है और वो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगी उतना ही लोगों को उसकी काम की वैल्यू पता लगेगी, तो फिर वो लोग उसे और अच्छे पैसे देंगे। तो शाओ कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फिर रात में यहाँ वो वैन के रूम में उसके कपड़े को आयरन कर रही होती है। तब यहाँ पर वैन आता है और उससे पूछता है कि उसने अपने घर जाने के लिए टिकट्स बुक करी। तो शाओ कहती है कि नहीं। तो वैन कहता है कि मैं करवा देता हूँ। तो शाओ कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, कितने, 5 मिलियन। वो उसका काम करने से उसे रोक देता है और फिर उसे किस करने जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें तो काइंडनेस रिपे करने का यही तरीका पसंद है ना।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यहाँ पर अपना बैग पैक कर रही होती है, तभी मेड यहाँ पर आकर उसे पूछने लगती है कि क्या आपको फायर कर दिया गया है। शाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मेरा भाई जेल से बाहर आ गया है तो मुझे उससे मिलने जाना है। तो फिर मेड उसे कहने लग जाती है कि वो अपने भाई को जेल से निकलवाने के लिए पैसे जमा कर रही थी, तो फिर अब तो उसका भाई बाहर आ चुका है और उसे तो अब पैसों की टेंशन ही नहीं है, तो वो तो आराम से भाग कर जा सकती है, उसे बेबी करने की ज़रूरत ही नहीं। तो शाओ कहती है कि मिस्टर वैन ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करे तो ऐसे कैसे मैं भाग कर जा सकती हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए क्योंकि ये तो फिर चीटिंग करना होगा। तो मेरी उसे कह रही होती है कि लेकिन वो बस इतने से पैसों के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकाने जा रही है। तो शाओ कहती है कि मैंने यहाँ सिटी आने से पहले ही इस बारे में अच्छे से सोची थी कि मुझे ये काम करना है। फिर शाओ जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसका भाई उसे देखते के साथ ही खुश हो जाता है कि सिस्टर आप अचानक से आ गई। तो वो कहती है कि मेरा घर है तो मैं आऊँगी नहीं। फिर हान उसे सॉरी कहने लगता है कि सिस्टर मुझे सब पता है कि मेरी वजह से आप लोग को कितनी प्रॉब्लम हुई, आपने मुझे जेल से निकलवाने के लिए कितने सारे रिलेटिव से पैसे मांगे पर कोई भी आपको पैसे नहीं दे रहा था, तो फिर आप मेरी वजह से ही सिटी में काम करने गई और इसलिए ही आपने अपनी फियांसी जो के साथ अपनी इंगेजमेंट भी तोड़ ली। तो शाओ से ये चीज़ क्लियर करती है कि मेरी जो के साथ जो इंगेजमेंट टूटी है उसका रीज़न तुम नहीं हो। तो हान कहता है कि मुझे बिलीव नहीं, आपने ज़रूर मेरी वजह से ऐसा करी हो। वो उसे कहता है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और आपका और मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो शाओ कहती है कि चलो अच्छा अब बस भी करो, जाओ अब मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी मॉम डैड को देखने के लिए। तो हान कहता है कि सिस्टर मैं भी चलूँगा। तभी बाहर से जो की आवाज़ आने लगती है, वो कह रहा होता है कि हान दरवाज़ा खोलो, मुझे पता चला है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ घर आई है। तो शाओ जैसे दरवाज़ा खोलती है तो जो उसे देखकर खुश हो जाता है कि तुम तो सच में आ गई हो। जो कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ पे काम कर रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा ताकि फिर मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। तो शाओ कहती है कि मैंने बोली ना हमारी इंगेजमेंट अब टूट चुकी है। तो जो कहता है कि नहीं मैं इसके लिए नहीं मानने वाला, देखो तुम मुझे बताओ कि मेरी कहाँ गलती हो गई है, मैं अपने आप को चेंज करूँगा तुम्हारे लिए। तो शाओ कहती है कि नहीं तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, बल्कि कमी तो मुझ में, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। और फिर वो जो को यहाँ से जाने बोलकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी इतने में जो को वही पेपर मिल जाता है जिसमें वैन ने शाओ को अपना नंबर लिख के दिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर वैन को जो कि घर पे ड्रिंक कर रहा होता है और अपना फ़ोन देख रहा होता है कि शाओ ने उसे एक मैसेज भी नहीं करी अपने घर जाने के बाद। तभी इतने में उसकी मॉम आती है और बताने लगती है कि लिन ने तुम्हारे लिए सूप बनाई है। तो वो कह देता है कि मुझे नहीं पीना। फिर वो शावर लेकर यहाँ रूम में आता है और अभी भी उसे यहाँ पर अपना बेड देखकर शाओ की याद आ रही होती है। तभी इतने में अचानक से लिन उसके रूम में आ जाती है वैसी वाली नाइट ड्रेस पहनकर जो शाओ पहनती है। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम को जाकर इस बारे में कंप्लेन करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा अगर ऐसी वो हरकतें बार बार करेगी तो मॉम फिर लिन को चिल्लाती है। यहाँ पर वैन तो बहुत गुस्सा हो गया होता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके डोर लॉक चेंज करने का ऑर्डर देता है। फिर वैन अपना रात में काम कर रहा होता है, तभी इतने में उसे जो की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछता है कि क्या आप मिस्टर वैन बात कर रहे हो। तो वैन कहता है कि हाँ। तो जो कहने लगता है कि कहीं आप शाओ के बॉस तो नहीं है। तो फिर वैन भी समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे शाओ पसंद करती है। वो पूछता है कि क्या तुम जो हो। तो जो खुश हो जाता है कि शाओ ने आपको मेरे बारे में बताई है, असल में मैं उसका फियांसी हूँ। तो फियांसी वर्ड सुनकर ही शैन को जेलसी फील हो रही होती है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें शाओ ने मेरा नंबर दिया। तो जो कहता है कि नहीं असल में मुझे ये नंबर मिल गया और मुझे शाओ की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि वो सिटी में जाकर कैसे काम कर रही होगी, तो इसलिए क्या मैं भी आपके लिए काम कर सकता हूँ, मुझे वहाँ पर आकर शाओ का अच्छे से ख्याल रखना है, मुझे उसकी फ़िक्र होती है। पर वैन तो गुस्सा हो गया होता है और वो जो से कह देता है कि तुमने मुझे कांटेक्ट करने से पहले शाओ से पूछे नहीं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, ऐसा बोलकर ही कॉल कट कर देता है। और वो अपसेट हो रहा होता है कि शाओ ने अभी तक उसे कोई मैसेज नहीं करी। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ इस बारे में सोच रही होती है कि क्या उसे वैन को मैसेज करना चाहिए, पर फिर वो रुक जाती है कि मिस्टर वैन को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो यहाँ अपने भाई के साथ पूरा घर वगैरह क्लीन कर रही होती है और कुछ घर के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें उसने खरीदी होती है और उसके भाई को वो अपने मॉम डैड का ख्याल रखने बोल रही होती है। तो फिर हान कहने लगता है कि सिस्टर आपका इरादा क्या है, क्या आप न्यू ईयर घर पे नहीं सेलिब्रेट करने वाली हो, आप कभी भी घर से ऐसे दूर नहीं रही हो तो आप कैसे रहोगी, एक काम करो ना, वैसे भी अभी हमें पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर देती। तो शाओ कहती है कि नहीं मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ इसलिए काम मुझे पूरा कंप्लीट करना होगा और घर पे ग्रॉसरीज खत्म हो गई है तो मैं जा रही हूँ मार्केट से ग्रॉसरीज लाने के लिए। ऐसा बोलकर शाओ यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर उसके फ़ोन पर वैन की कॉल आने लगती है तो हान कॉल उठा लेता है और बताने लगता है कि मेरी सिस्टर अभी अर्जेंट काम से बाहर गई है तो आपको जो भी काम है मुझे बोलो। वैन कहता है कि क्या तुम उसके छोटे भाई हो। तो हान कहने लगता है कि पक्का आप मेरे सिस्टर के बॉस होंगे ना।
तो वैन कहता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर ने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करी है। तो हान कह रहा होता है कि हाँ, मेरी सिस्टर ने बताई है कि आप बहुत ही अच्छे बॉस हैं। फिर यहाँ पर हान को एक आइडिया आता है और वो रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगता है कि बॉस, क्या आप मेरी सिस्टर को कुछ दिनों की छुट्टी दे सकते हैं, मेरी सिस्टर ठीक नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही वैन टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो हान बहाने बना लेता है कि मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो वैन तो ये सुनते के साथ ही शाओ की इतनी फिक्र करता है कि वो तो तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकल जाता है। और फिर वैन शाओ के एरिया के एयरपोर्ट पहुंचकर यहाँ पर उसके फ़ोन पर वापस से कॉल लगाता है उसके भाई से बात करने के लिए। और जैसे ही शाओ कॉल उठाती है तो वो पूछता है कि क्या तुम बात कर पा रही हो। तो शाओ कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। तो वैन तो शॉक हो जाता है कि यानी उसके भाई ने उसे झूठ बोला। फिर वो बता देता है कि वो उसके ही घर के पास वाले एयरपोर्ट पर पहुंचा है। शाओ यहाँ पर शॉक हो जाती है और फिर वो जल्दी से भागते हुए अपने बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है और वैन से मिलकर कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो फिर वैन कहता है कि मैं ट्रैवल करने आया था। तो शॉक कह रही होती है कि यहाँ पर तो कोई घूमने की जगह भी नहीं है, फिर आप यहाँ पे क्या ट्रैवल करने वाले हैं। वैन पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे यहीं पर ही खड़े रहकर पूरी बातें करने वाली हो। तो फिर वो कहती है कि क्यों ना आप मेरे घर चलो। तो वैन मना करता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी और के घर पे रात में नहीं रुकता हूँ। तो एक काम करो, तुम मेरे लिए एक अच्छा क्लीन होटल ढूंढो और वहाँ पर मेरे लिए एक रूम बुक करो। तो शाओ फिर वैन को यहाँ एक होटल रूम में ले आती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर चलती हूँ। तो वैन तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती और फिर उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वैन तो उठकर शाओ को ही देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वो अपना शावर लेने चला जाता है और इतने में शाओ को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा भाई कह रहा था कि तुम खो गई हो। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं असल में एक फ्रेंड के घर पे आ गई थी और हमारी काफ़ी सारी बातें हुई और मैं उसके घर पे रुक गई। फिर उसकी फ्रेंड कॉल रखती है और यहाँ पर वैन ये सब सुनने के बाद शाओ से कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों कितने झूठे हो। तो शाओ को अब समझ आता है कि उसके भाई ने ही वैन को कुछ बोला था जिसकी वजह से वो उसे देखने के लिए यहाँ पर आ गया। फिर वो कहने लगती है कि आपके पास अभी कुछ पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होगा ना, और न्यू बेडशीट बिछी होगी, तो क्यों ना मैं खरीद के लेकर आ जाऊँ। तो फिर वैन मान जाता है और शाओ फिर जल्दी से लेकर आती है और बताती है कि उसके लिए कपड़े तो नहीं मिले, तो उसने अपने घर से अपना नाइट ड्रेस लेकर आ गई अच्छे से वॉश करके। फिर शैनी वाले कपड़े पहन कर आता है और वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। तो शाओ उसे देखकर खुश होने लग जाती है और फिर उसे कहती है कि काम करते हैं, मैं दूसरी मार्केट जाकर और भी कपड़े लेकर आती हूँ, तुम जब तक रेस्ट करो। तो वैन फिर लेट जाता है और कहता है कि हियरिंग एड मैंने निकाल दिया हूँ, तो तुम मुझे कॉल भी करोगी तो मैं सुन नहीं पाऊँगा। और फिर वो अपना सो जाता है। शाओ जब वापस आती है तो उसे ऐसे सोते हुए देखकर क्लोज आकर उसे देखी जा रही होती है। तभी इतने में वैन उसे कहता है कि क्या मैं बहुत ही गुड लुकिंग लगता हूँ। वो कहता है कि देखो, अब तुम मुझे इतना देर से देख रही थी तो कुछ रिव्यू भी तो बता दो। तो कह रही है कि हाँ, बहुत ही गुड लुकिंग हो। वैन पूछ रहा होता है कि तुम्हारा जो जो है वो मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो ये कहती है कि मैंने बताई ना कि वो तुम जैसा हैंडसम नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी है। तो वैन कहता है कि मैं समझ गया, वो एक ऑर्डिनरी लड़का है, फिर भी तुम्हें वही लड़का ज़्यादा पसंद है। तभी इतने में शाओ को फिर उसके भाई की कॉल आती है और वो उसे कॉल पर बताने लगता है कि बैड न्यूज़ है, उन लोग के डैड की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ही उनकी ब्रेन सर्जरी होनी है। शाओ ये सुनकर शॉक होती है और फिर तुरंत ही यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है। और यहाँ पर फिर शाओ की मॉम और उसका भाई उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने लगते हैं कि डॉक्टर ने भी कह दिया है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी फिर वैन कह रहा होता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तो हान कहता है कि आप कौन। तो वैन बताता है कि मैं वही बॉस हूँ जिसको तुमने बताए थे कि तुम्हारी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया। और फिर वो कहता है कि आप लोग वेट करो और फिर वो साइड में कॉल पर बात करने जाता है। और फिर यहाँ पर वैन अपने सेक्रेटरी को कॉल कर एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर का इंतज़ाम करवाता है। तभी शाओ यहाँ पर वैन को कह रही होती है कि उसके डैड की सर्जरी के लिए वो यहीं पर ही रुकना चाहती है क्योंकि उससे अपने डैड की फ़िक्र हो रही है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे रिपेयर करने के लिए क्या करोगी। तभी शाओ तो यहाँ पे रो रही होती है। तो वैन उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैंने जो डॉक्टर का इंतज़ाम करा हूँ वो बहुत ही एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन है और तुम्हारे डैड ठीक होके रहेंगे। तो फिर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है और यहाँ पर फिर शाओ की मॉम और उसका भाई भी वैन को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तो वो इन लोगों को शांत करवाता है और फिर उसके बाद ये लोग वेट करते हैं और डॉक्टर फिर डैड को लेकर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और उसके डैड अब ठीक है, बस अभी उन्हें होश नहीं आया है। और फिर यहाँ पर शाओ के मॉम और भाई उसके डैड के साथ आगे चले जाते हैं और शाओ बहुत ज़्यादा खुश होकर वैन को हक करके उसे कहने लग जाती है कि तुमने सुना, मेरे डैड ठीक हो गए। वैन भी फिर यहाँ शाओ को हक करने जा रहा होता है पर तभी वो दूर हो जाती है और कहती है कि सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मैं भूल ही गई, तो प्लीज़ आप गुस्सा मत हो, मेरी वजह से आपके कपड़े तो नहीं गंदे हो गए।
वो कहती है कि ये कौन सा ब्रांड है, आप मुझे बता दो, मैं न्यू खरीद के दे दूँगी। तो वैन पूछने लगता है कि क्या तुम अपने फियांसे को भी मिस्टर कहकर बुलाती थी? तो वो कहती है कि नहीं। तो वैन कहता है कि फिर मुझे भी मिस्टर मत बोलो। इतने में शाओ की मॉम और भाई वापस से वैन को आकर थैंक यू बोल रहे होते हैं कि उसने उन लोगों की इतनी बड़ी मदद की है, और शाओ के बारे में उसने इतना बड़ा झूठ बोला था कि वो हॉस्पिटल में, इस बारे में भी उसने गुस्सा नहीं किया और उल्टा उनकी मदद किया। और फिर शाओ की मॉम यहाँ पर शाओ को वैन का अच्छे से ख्याल रखने बोलती होती है और कहती है कि जाओ उसे घर छोड़कर आ जाओ। फिर दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और शाओ वैन से कहने लगती है कि चलो मैं आपको आपके होटल लेके चलती हूँ। वैन मना करता है कि नहीं, और वो उसे उसके घर तक छोड़ देता है और कहता है कि अब बार बार मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो ऑलरेडी मुझे रिपे कर चुकी हो ना, और देखो अब तुम्हारा घर आ गया है। और फिर वो बाय बोलकर चले जाता है। तब यहाँ पर शाओ के पास जो आकर उसे पूछने लगता है कि आखिर वो मैन कौन था। तो शाओ कहती है कि ज़ोर से मत बोलो, वो बस मुझे घर ही तो छोड़ने आया था। तो ये कहता है कि क्या वो वही बंदा है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ रही हो? तो शाओ कहती है कि मैंने पहले ही बोली थी ना कि मैं तुम्हारे साथ इंगेजमेंट इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लायक की नहीं हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो। तो फिर वो कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे क्लियरली बताओगी, हम जो भी चीज़ें हैं उसे साथ में फेस कर सकते हैं, ऐसे मुझे दूर मत करो। तो शाओ फिर उसे सब बता देती है कि उसने पैसों के लिए अपने आप को बेच दी। वो उसे डिटेल में बताती है कि कैसे उसने अपने मॉम डैड का इलाज करवाने के लिए एक वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी कि वो उसके बेटे मिस्टर वैन के लिए बेबी करेगी और बदले में उसे पैसे मिलेंगे। और वो कह देती है कि अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना, अब तुम सब जान चुके हो कि मैं आखिर क्यों तुमसे दूर हो गई थी, तो तुम्हें समझ गया होगा कि मैं तुम्हारे लायक की नहीं हूँ, तो अब जाओ यहाँ से। तो सो जल्दी से उसे हक करता है और कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होने दूंगा। शाओ उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है। इतने में यहाँ पर वैन पहुँच जाता है और वो जो को दूर करता है और शाह का हाथ पकड़ के फिर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे यहाँ पर पूछता है कि क्या मेरे साथ रहकर तुमने इतना सफ़र करी हो? तो शाह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हूँ और बिल्कुल भी कोई गलत नहीं हुआ है। तो वैन कहता है कि क्या उसके अलावा तुम्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं है? तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मिस्टर वैन, आपके कहने का क्या मतलब है? तो वैन फिर गुस्सा होकर शाह को किस करने लगता है और फिर उसे कहता है कि तुम जा सकती हो, और वो गुस्से में अपने होटल रूम में वापस चला जाता है और उसका हियरिंग एड यहीं पर ही गिरता है। तो शाह उसे उठा लेती है और वो देना चाह रही होती है, पर वो समझ जाती है कि अब तो वो उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाएगा। तो फिर वो उसे नोट में लिख कर दे देती है कि मिस्टर वैन, मैं आपके हियरिंग एड को रिसेप्शन के पास देती हूँ, तो आप वहाँ से ले लेना और आप गुस्सा मत हो, आप आराम से रेस्ट करो। ऐसा वो नोट लिख कर दरवाजे के नीचे डाल रही होती है। इतने में वैन अचानक से दरवाज़ा खोल देता है और फिर शाह को अंदर ले लेता है और फिर दोनों यहाँ साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वैन ने उसके लिए चेक छोड़ कर गया है। फिर हम देखते हैं कि वैन अपने घर आ जाता है और कुछ दिन से शाह घर पे नहीं आ रही होती है। तो इस बारे में लिन फिर वैन की मॉम से कह रही होती है कि मॉम, आपको क्या लगता है कि वैन ने क्या शाह को यहाँ से निकाल चुका है? तभी तो वो दिख ही नहीं रही है। वैन की मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता। तो लिन कहती है कि वैसे भी वो विलेज गर्ल सी लायक है, उसे तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका फ्रेंड उससे मिलने पहुंचता है और उसे पूछ रहा होता है कि तेरी मॉम का जो तेरा बेबी करने का प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो वैन कहता है कि तुझे अगर ये सब बकवास करनी है तो जा सकता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा ये बता, तेरी मॉम ने मेरी मॉम को इस बारे में बताइए कि तेरे घर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेड है जिसे बहुत ही अच्छे से कपड़े रिपेयर करने आते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है? वैन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि सच में इतनी ब्यूटीफुल लड़की आखिर तेरे घर में कहाँ से चलेगी? काश वो मेरी मॉम अपने घर पे ले आए। वैन को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तू निकल यहाँ से और दरवाज़ा बंद करके जाना। उसका फ्रेंड बिल्कुल नहीं जा रहा होता है। इतने में वैन को शाओ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि वो अभी पुलिस स्टेशन में और उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो भी यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और ऑफिसर इसे बताने लगते हैं कि शाओ के पास उसके नाम के 2-2 चेक मिले, वो भी इतने ज़्यादा अमाउंट के। ये लड़की कह रही है कि मिस्टर वैन आपने इसे दिए। तो वैन कहता है कि हाँ वो सच कह रही है, मैंने इसे दिया। तो फिर ऑफिसर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि फिर ये कौन है? तो वैन बताता है कि ये मेरी वाइफ है। फिर दोनों यहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और शाओ वैन को सॉरी बोल रही होती है कि उसने उसे काम के बीच में शायद डिस्टर्ब कर दी होगी। वो कहती है कि मैं बुलाना नहीं चाहती थी, पर ऑफिसर मान ही नहीं रहे थे। पर फिर यहाँ वैन उससे कुछ नहीं कहता और गुस्से में चला जाता है। फिर शाओ अपना लगेज लेकर घर पहुँचती है। तो यहाँ पर वैन की मॉम उसे देख कर कहती है कि तुम गई नहीं? तो वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, ऊपर से जो मिस्टर वैन ने मुझे पैसे दिए उसे मैं एडवांस की तरह ट्रीट कर रही हूँ, मैं अपना काम पूरा करूँगी।
तो वैन की मॉम खुश होती है कि मैंने बिल्कुल सही लड़की को ढूंढी है इस काम के लिए। फिर शाओ अपना लगेज अपने रूम में रखने जा रही होती है। तभी वैन की मॉम इस बारे में पूछती है कि उन्होंने जो अपनी फ्रेंड का एक शॉल उसे ठीक करने को दी थी, क्या वो रिपेयर हो चुका है? तो शाओ कहती है कि हाँ। तो वैन की मॉम कहती है कि ठीक है, फिर मैं एड्रेस बता देती हूँ, तुम इसे उनके घर तक देने भी चले जाओ। फिर शाओ जब देने जा रही होती है और घर के बाहर निकलती है, तभी इसे यहाँ पर वैन का फ्रेंड मिल जाता है और वो कहने लगता है कि तुम ही वो ब्यूटीफुल लड़की हो जो इस घर की नई मेड है। तो शाओ कहती है कि आप कौन? तो फिर वो बताता है कि असल में ये जो कपड़ा तुम देने जा रही हो ना, वो मेरी मॉम का है। तो फिर वो उसे दे देती है। तो वैन कहता है कि तुमने तो कितना अच्छा काम कर रही हो, बताओ कितना पैसा लोगी? तो फिर वो कहती है कि मिस्टर वैन की मॉम ने मुझे कहा इसके 10,000 मुझे मिल जाएंगे। तो ये कहता है कि इतने कम, रुको मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। और फिर वो तो उसे 1 लाख दे देता है। तो वो शॉक हो जाती है कि क्या आपने एक ज़ीरो ज़्यादा दे दिया है? तो फिर वो बताता है कि नहीं, ये तुम्हारे अच्छे काम के लिए। और फिर ये शाओ को आइडिया देने लगता है कि वो इतनी डिज़ाइन में एक्सपर्ट है, तो वो तो डिज़ाइनर बन सकती है और ख़ुद का स्टूडियो ओपन कर सकती है। वो इस बारे में उसे सोचने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हारा बॉस मिस्टर वैन तो है ही है, तुम उससे आइडिया ले सकती हो। और फिर ये फ्रेंड तो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाओ अपना घर पे आने के बाद अपना थोड़ा काम कर रही होती है। तभी वैन पूछता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो फिर रूम में आ जाओ। शाओ जब रूम में आती है तो फिर दोनों बिना ज़्यादा एक दूसरे से बात किए बेड पर लेट जाते हैं सोने के लिए। वैन इस बारे में शाओ से पूछता है कि अचानक से वो वापस कहाँ से आ गई। तो फिर वो बताने लगती है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रांजेक्शन रिलेशन है और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो उसे डिटेल में ये सब समझा रही होती है और फिर दिखती है कि वो तो उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा है क्योंकि हियरिंग एड उसने लगाया ही नहीं है। यहाँ पर वैन उसे कह देता है कि मुझे बस तुमसे पूछना था लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं सुनना था, और वो गुस्से में अपना सोने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जल्दी से यहाँ पर अपना सारा काम कंप्लीट करके वैन को बताने लगती है कि मैंने अब टाई पहनाना सीख ली हूँ। फिर वो उसे टाई पहना रही होती है तो वैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। फिर जब वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है तो उसकी मॉम भी काफ़ी खुश हो जाती है कि आज क्या कंपनी में काम नहीं है जो तुम ब्रेकफास्ट करने बैठ गए? तो कहता है कि हाँ मॉमा भी मैं फ्री हूँ। फिर यहाँ पर शाओ इन दोनों को मिल्क निकाल कर देती होती है। बिलिन यहाँ पर वैन के पास बैठने के लिए आ रही होती है पर वो चेयर पकड़ लेता है और कहता है कि ये चेयर पहले से बुक है, तो उसे फिर दूसरी जगह बैठना पड़ता है। और शाओ फिर यहाँ जैसे लिन को मिल्क निकालने के लिए जाती है तो वैन कहता है कि उसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मॉम भी कह देती है कि हाँ हाँ वो खुद निकाल लेगी। और फिर वैन शाओ से कहता है कि तुम भी मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो। तो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में अपने रूम में जाके कर लूँगी। तो वैन कहता है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ रूम में ही चल के ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो मॉम तुरंत ही फिर शाओ को कहती है कि नहीं तुम भी यहीं पर ही बैठ के कर लो। तो फिर शाओ को बैठना पड़ जाता है और लिन को तो फिर उसके ऊपर और गुस्सा आ रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वैन जब अपने ऑफिस से घर आ जाता है तो शाओ भी अपना कंप्लीट काम कर चुकी होती है और वो वैन के साथ फिर यहाँ रूम में आ जाती है और उसके कपड़े को आयरन करते हुए वो उसके फ्रेंड की कही हुई बात को याद कर रही होती है। तो उसने जो बिज़नेस वाला आइडिया के बारे में उसे बताया था कि वो वैन से डिस्कस कर ले। फिर वो वैन से इस बारे में आइडिया लेने लग जाती है कि अगर वो खुद की एक क्लोथिंग शॉप खोलती है तो उसमें कितना पैसा लगेगा और उसके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। वैन फिर उसे अपने पास बैठने बोलता है और उसे समझाने लगता है कि उसका आइडिया बहुत अच्छा है और वो उसमें खुद ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल देता है। तो शाओ मना करने लगती है कि नहीं अभी तो मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है और मैंने अगर तुम्हारा लॉस करवा दी तो फिर। तो वैन उसे समझाता है कि बिज़नेस में लॉस वगैरह तो होता रहता है और शुरुआत में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आगे जब वो अच्छे से सीख जाएगी तो फिर वो सब ग्रो भी कर लेगी। इसलिए वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, तो मुझे तुम पर बिलीव है, तुम कर सकती हो। शाओ कहती है कि लेकिन मैं आपसे ऐसी हेल्प कैसे लूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो वैन कहता है कि तुम कोई और तरीके से भी मुझे रीपे कर सकती हो। तो फिर वो वही चीज़ सोचने लग जाती है। तो शैन उसके सर पे मार के कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मेरा मतलब वो थोड़ी ना है। उसे बताता है कि जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो उसमें से तुम मुझे कुछ % दे सकती हो। तो फिर शाओ मान रही होती है और वैन कहता है कि ठीक है फिर चलो अब सो जाते हैं, फिर कल तुम मॉम के साथ टेंपल जाने वाली हो ना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओ वैन की मॉम के साथ टेंपल गई होती है प्रे करने के लिए। वैन की मॉम यही चाह रही होती है कि उन्हें जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाए। वो कहती है कि बेटा होगा तो ज़्यादा अच्छा है और अगर बेटी भी होगी तो भी अच्छी बात है। फिर शाओ यहाँ पर आकर विशिंग ट्री के पास एक विश वाला एम्यूलेट बांध रही होती है। तो वैन आकर देखने लगता है कि वो कितनी प्रेयर कर रही है। वो उससे आकर इस बारे में डिस्कस करने लगता है कि वो किसके लिए विश मांग रही थी। तो फिर शाओ बता देती है कि जो के लिए, क्योंकि वो अब कोई और सिटी में अपना काम करने गया है। तो वैन ये सुनकर फिर जेलस हो जाता है। तभी इतने में शाओ उसे एक एम्यूलेट पकड़ाती है सेफ्टी वाला और कहती है कि ये तुम्हारे लिए। तो फिर वैन खुश जाता है कि उसने उसके लिए भी सेफ्टी के लिए प्रे करी है। और फिर यहाँ वैन ने जो शाओ के लिए न्यू क्लोथिंग शॉप का इंतजाम कर दिया होता है वो उसे दिखाने के लिए आता है।
तो शाओ से फिर से पूछती है कि तुमने तो सब प्रिपरेशन भी कर दी है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं लॉस करवा दूंगी? तो वो कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो और ये लो साइन करो। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फिर लोग घर आ जाते हैं और वैन की मॉम को जब इस बारे में पता लगता है तो वो पूछने लगती है कि आखिर वो एक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती है। वैन कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मेरी जजमेंट को आप गलत मत समझो, वो ये कर सकती है। तो यहाँ पर फिर मॉम कह रही होती है कि मैं जो तुम्हें इतने काम दिला रही थी ताकि तुम एक्स्ट्रा पैसा जमा कर सको, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारा काम छोड़कर चली जाओ। तो शाओ कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट भूल ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मॉम उसे समझाने लगती है कि एक और चीज़ मैं कह दूँ कि एक बार तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर तुम बार बार अप डाउन नहीं कर सकती हो अपने काम के लिए। तो शाओ हाँ बोलती है। फिर वैन कहता है कि ठीक है, फिर अब हम अपने रूम में जा रहे हैं और वो जल्दी से शाओ को लेकर चले जाता है। और फिर नेक्स्ट डे से शाओ अपने काम पर सीरियसली लग जाती है और यहाँ पर अपने स्टोर को अच्छे से संभाल रही होती है और वैन को भी दिखा रही होती है कि फर्स्ट डे का ही प्रॉफिट अच्छे से हुआ है। फिर ऐसे ही काम करते करते न्यू ईयर का टाइम आ जाता है और शाओ अपनी फैमिली को भी कांटेक्ट करती है और उन्हें अपना ख्याल रखने को बोल रही होती है। तभी इतने में उसे जू का मैसेज आता है तो वो उसे मैसेज कर देती है कि अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। फिर यहाँ पर अपनी काम की छुट्टी होने के बाद जब वो स्टोर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वैन कार से उसे पिक करने होता है। तो वो शॉक हो जाती है कि उसे लगा था कि वो अपनी कंपनी में ओवर टाइम कर रहा था। वो कहता है कि जल्दी से कार में बैठो और फिर वो उसे फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेकर जाता है और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और उसके खाने के लिए वो कुछ स्नैक्स भी लाया होता है। तो शाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? तो कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था। तभी शाओ तो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर उसे फिर वैन की मॉम की कही हुई बात याद आती है कि वो वैन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकती है क्योंकि वो सिर्फ उनका काम करने आई है और कुछ नहीं। तो शाओ फिर यही सोचते हुए वैन से कहने लगती है कि तुमने तो मुझे गिफ्ट दिए लेकिन मेरे पास तो रिटर्न में कुछ गिफ्ट देने को है ही नहीं। तो वो बस उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर विशिंग उसके हाथ में लिख कर देती है कि बचपन में वो लोग ऐसे किया करते थे। तो वैन फिर खुश हो जाता है और वो घर आकर शाओ को सोते हुए देखकर उसी के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे शाओ अपना काम पर होती है एंड तभी यहाँ पर अचानक से उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। तो वैन उसकी क्या कर रहा होता है। फिर लोग तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए और डॉक्टर इन लोगों को गुड न्यूज़ सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से शाओ थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तो वैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अभी के लिए इस बारे में मैं अपनी मॉम को पता नहीं लगने दूंगा। तो फिर वो कहने लगती है कि ऐसे तो उसकी मॉम शक करेगी क्योंकि उन्हें तो जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ चाहिए। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा ना। फिर इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और जब शाओ और वैन यहाँ रूम में आते हैं तो वैन शाओ से इस बारे में पूछ रहा होता है कि उसने अपने फ्यूचर का क्या प्लान करी है, जब उन लोग का बेबी हो जाएगा तो क्या वो उसके साथ आगे भी रहेगी साथ में। तो शाओ तो कह देती है कि वो तो उसे छोड़कर चली जाएगी और ये सिटी में रहेगी ही नहीं और जाने से पहले वो उसका सारा प्रॉफिट उसे रिटर्न करके जाएगी। यहाँ पर वैन तो गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे अपनी फ्यूचर में रखी ही नहीं है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। वो गुस्से में हियरिंग एड निकाल कर सोने के लिए लेट जाता है और शाओ को समझ नहीं आता उसे हुआ क्या है। फिर नेक्स्ट डे वैन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका फ्रेंड उसे मिलने आता है और बताने लगता है कि पता है तेरी जो घर पे ब्यूटीफुल मेड है ना, मुझे उसका वीचैट भी मिल चुका है। तो वैन उसे कहता है कि उसके बारे में सपने देखना छोड़ दे क्योंकि वो सिंगल नहीं है। ये सुनकर उसका फ्रेंड अपसेट हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर कौन है वो मैन जिसने उसे मुझसे छीन चुका है। वैन कहता है कि ये सब छोड़, तो मुझे ये बता कि अगर कोई लड़की के दिल में पहले से कोई दूसरा मैन है तो उसका दिल कैसे जीता जाए। तो उसका फ्रेंड कहता है कि पहले ये तो बता कि वो लड़की कौन है, फिर मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगा। तो वैन कहता है कि तेरे पास उस लड़की का बीचट है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मेरे पास पूरे 2000 लड़कियों का बीचट है, तो तू किसकी बात कर रहा है। इतने में उसका फ्रेंड खुद ही समझ जाता है और कहता है कि कहीं तो उस मेड की तो नहीं बात कर रहे। तो फिर वैन मान लेता है कि हाँ तो सही समझ रहा है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि फिर आखिर उन दोनों के बीच में कितनी चीज़ें आगे बढ़ गई है। वैन बताता है कि वो दोनों फियांसी थे। फिर इसका फ्रेंड इसे कुछ ट्रिक्स वगैरह बताने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैन शाओ से मिलने उसके शॉप में पहुंचता है और उससे काम के बारे में पूछ रहा होता है और फिर उसे ये भी पूछता है कि आज उसकी तबीयत कैसी है, क्या उसे वापस से बीमार जैसा तो नहीं फील हो रहा। तो शाओ कहती है कि आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। फिर ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं और वैन फिर चला जाता है। तभी यहाँ पर शाओ की वो जो दूसरी फ्रेंड है वो उसे कहने लगती है कि मिस्टर वैन सच में तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं, तुम लोग बिल्कुल एक लविंग कपल लगते हो। शाओ कहती है कि ज़्यादा मत बोलो, हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है और कुछ नहीं। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है तो क्या हुआ, मुझे यकीन है कि उस डोमिनेटिंग बॉस को तुम पसंद आ गई हो। बताओ अगर कभी बॉस ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया तो तुम क्या करने वाली हो।
तो शाओ कहती है कि मैं रिजेक्ट करूँगी क्योंकि हमारे बीच का डिफरेंस बहुत ही बड़ा है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में शाओ और वैन वापस से हॉस्पिटल गए होते हैं अपने बेबी का चेकअप करवाने के लिए और डॉक्टर इन लोग को बताती है कि बेबी बिल्कुल ठीक है और 7th वीक का हो चुका है। तो यहाँ पर वैन इस बारे में डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि जैसे कि उसे हियरिंग एड की प्रॉब्लम रही है तो क्या उसका बच्चा भी ऐसी प्रॉब्लम वाला होगा। तो डॉक्टर कह रही होती है कि ज़्यादा चांसेस ऐसे बिल्कुल नहीं है। शाओ वैन को समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारा बेबी बहुत ही हेल्दी होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपनी शॉप में काम कर रही होती है, तभी इतने में उसे जो की मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि जो काम करने के लिए गया था और वहाँ पर उसके एक लड़के के साथ फाइट हो गई और उसे अब इतनी ज़्यादा चोट लग गई है कि वो हॉस्पिटल में है। इसलिए वो कह रही होती है कि प्लीज़ जो को देखने के लिए आ जाओ, वो तुमसे शादी करने के लिए पैसे कमाने को गया था और तभी उसे चोट लगी है। तो शाओ अपनी फ्रेंड को बताकर फिर यहाँ शॉप से चली जाती है जो से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शॉप में यहाँ वैन आया होता है और वो पूछता है कि शाओ कहाँ पर है। तो स्टाफ उसे बता देती है कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल गई है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ जैसी जो से मिलने पहुंचती है तो जो की मॉम इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर यहाँ पर शाओ जो को समझाने लगती है कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। और वो उसे भी बता देती है कि अब मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। तो फिर जो कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उस डिसेबल बंदे का बेबी नहीं कर सकती हो, नहीं तो फिर तुम्हारा बच्चा भी डिसेबल हो जाएगा, क्या तुम यही चाहती हो। अभी हम देखते हैं कि वैन बाहर से इन लोग की सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर शाओ फिर इसे चिल्लाने लगती है कि मिस्टर वैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो, और वैसे भी वो डिसेबल है तो क्या हुआ, उसमें कोई कमी नहीं है। और हाँ, तुम मेरे बच्चे को ऐसे कर्ज मत करो, मुझे यकीन है मेरा बच्चा बहुत ही हेल्दी होगा। और ये सब सुनाकर फिर शाओ यहाँ से चली जाती है। फिर रात में शाओ वैन के कपड़े को आयरन कर रही होती है और तभी वो सोच रही होती है कि वैन आज गुस्से में लग रहा है। तभी वैन उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं चाहिए। तो शाओ कहती है कि क्या तुम्हें पता लग गया है कि मैं आज जो से मिलने गई थी और वो इसी सिटी में आके काम कर रहा है। फिर वो उसे बता देती है और कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसका आखिर तुमसे क्या लेना देना है। वैन फिर गुस्सा हो जाता है और शाओ को कहने लगता है कि आप तुम लेट जाओ, सोने का टाइम हो गया। कहती है कि बस थोड़ा सा करना है, तो वो नहीं सुनता और उसे उठा के लेटा देता है और फिर अपना भी लेट जाता है। शाओ से कुछ बोलने जाती है तो देखती है कि उसने हियरिंग एड निकाल के रखा है। फिर नेक्स्ट डे जब वैन शाओ को पिक करने आया होता है तो शाओ कहती है कि बस थोड़ा देर, और वो अपना काम कंप्लीट कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि क्या मिस्टर वैन तुम्हें परस्यू कर रहे हैं। शाओ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो तुम्हें सच में परस्यू कर रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है। फिर अपने काम की छुट्टी होने के बाद वो वैन के साथ फिर कार से जा रही होती है और तभी उससे पूछती है कि मिस्टर वैन, क्या आप किसी को लाइक करते हैं। तो वैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछना चाह रही हो, हाँ मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो शाओ तो यहाँ पर शॉक हो जाती है। फिर वैन अपना हियरिंग एड निकाल देता है और शाओ से कह देता है कि तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ को उसके भाई का कॉल आता है तो वो उससे बात करने लग जाती है और यहाँ पर वैन फिर उसे कॉल पर बात करता हुआ देखकर हियरिंग एड लगा लेता है। शाओ का भाई उसे बताता है कि वो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच गए और उसे मिलने आए हैं। शाओ फिर कॉल रखने के बाद वैन से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। तो वो कहता है कि नहीं, और चलो अब तुम्हारा भाई आ गया तो हम दोनों साथ में पिक करने चलेंगे। और हाँ, मुझे बार बार मिस्टर वैन मत बोलो, नहीं तो फिर मुझे हम दोनों के रिलेशनशिप को वापस से रिव्यू करना पड़ेगा। शाओ तो उसे ऐसे शर्टलेस देखकर बहुत ज़्यादा शाय हो रही होती है और पूछती है कि मैं क्या बोलूँ फिर। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है ना। तो शाओ फिर उसे वैन कहकर बुलाने के लिए मान जाती है। दोनों फिर यहाँ एयरपोर्ट पहुँचते हैं। शाओ वैन से कहती है कि मेरा भाई जब हम दोनों का ऐसे साथ देखेगा तो वो गलत नहीं समझ लेगा क्योंकि मैंने उसे बताई हूँ कि तुम मेरे बॉस हो। तो वैन कहता है कि किसने कहा था तुम्हें उसे झूठ बोलने के लिए। तो शाओ कहती है कि ये पूरा झूठ भी तो नहीं था ना, तुम मेरे बॉस हो। तो कहता है कि मेरी कंपनी में कोई भी मेरी एम्प्लॉय ऐसी नहीं है जो अपने बॉस के साथ मैरिज करे। तो शाओ कहती है कि लेकिन हमने तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ इसीलिए लिए ना ताकि हम बेबी कर सके और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि लेकिन हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लीगल है ना। शाओ फिर हाँ बोलती है। तो बहन कहता है कि तो फिर अब बताओ हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। शाओ मान जाती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम हस्बैंड वाइफ हैं। तभी इतने में फिर यहाँ पर शाओ का भाई हान पहुंच जाता है और वो वैन को गिफ्ट देने लगता है। तो वैन खुश होता है, कहता है कि तुम अपनी सिस्टर से ज़्यादा सेंसिबल हो, इसने तो मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दी। फिर लोग अपना लंच करने जाते हैं। यहाँ पर हान तो खाने की फोटो लेकर पोस्ट वगैरह करने में लग जाता है कि उसे सिटी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो वैन को देखकर पूछने लग जाता है, मिस्टर वैन क्या आपकी शादी हो गई है। तो शाओ नर्वस होने लग जाती है। यहाँ पर फिर वैन हान को बताता है कि हाँ शादी हो गई है और बच्चा भी होने वाला है। तो हान उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है और फिर हान शाओ से पूछ रहा होता है कि उसके और जू का क्या चल रहा है, क्या वो सच में उसके साथ शादी करने वाली है या एंगेजमेंट तोड़ रही है। तो फिर इस बारे में फिर वैन पूछने लगता है कि क्या तुम शादी करने का सोच रहे हो। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं, मैंने पहले क्लियर की थी ना कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। तो वैन खुश होकर शाओ के सर पे हाथ कर रहा होता है। ये देखकर हान शॉक हो जाता है और कहता है कि सिस्टर आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है।
वो तुरंत ही यहाँ पर शाओ को समझाने लगता है कि सिस्टर आप मिस्टर वैन के साथ डेट नहीं कर सकती हो, ये तो पहले से ही मैरिड है। तो फिर शाओ अपने भाई को सब बता देती है कि वैन ने असल में उसके साथ शादी की है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। और शाओ सब झूठी झूठी स्टोरी बना लेती है कि असल में मैं ही पहले इसे लाइक करने लगी थी और मैंने इसे परस्यू करी थी। तो वैन फिर बताने लगता है कि फिर मुझे भी शाओ पसंद आ गई और तभी तो मैं उसे जल्दी जल्दी में मिलने आया था। शाओ कहती है कि तुम तो बस ट्रैवल करने आए थे ना। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता था, मैं तो तुमसे मिलने आया था। फिर हान तो वैन से बड़ा ही इंप्रेस होता है और उसे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाने भी लग जाता है। फिर वैन जब साइड में कॉल पे बात करने जाता है तो शाओ इस बारे में अपने भाई से पूछती है कि क्या उसे वैन सच में इतना पसंद है। तो फिर हान वैन की तारीफ कर रहा होता है कि हाँ आखिर वो इतना अमीर है और इतना हैंडसम भी और उसका इतना ख्याल भी रखता है, तो वही उसकी सिस्टर के लायक है। तो शाओ भी वैन को देखकर यही सोच रही होती है कि सच में वो सबसे अच्छा है, लेकिन वो बस यही सोचती है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की शॉप में यहाँ लिन आई होती है और वो उसे बातें सुनाने की कोशिश करती है। तो शाओ और उसके फ्रेंड रिटर्न में उसे अच्छे से जवाब देते हैं। तो लिन अपनी बेइज्जती करवा कर फिर घर आ जाती है और वैन की मॉम को सब बताने लगती है कि शाओ ने उसे बुली करी है। तो जब शाओ घर आती है तो वैन की मॉम उसे इस बारे में डिस्कस करती है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वैन की मॉम उससे कहने लग जाती है कि वो उसके बेटे के बारे में कुछ भी इम्प्रॉपर थॉट्स नहीं रख सकती, उसकी वाइफ बनने का नहीं सोच सकती रियल वाली। और वो कह देती है कि मैं तो तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दूंगी। तो शाओ बता देती है कि अब तो वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। तो ये सुनकर मॉम कहती है कि तुमने मुझे बताई भी नहीं। तो फिर शाओ कहती है कि इस बारे में मिस्टर वैन को पहले से पता है। तभी यहाँ पर वैन आ जाता है शाओ की साइड लेने के लिए और वो शाओ को रूम में जाने के लिए बोल देता है ताकि वो उसकी मॉम से डिस्कस कर सके। फिर शाओ अपनी मॉम को समझा देता है कि वो तो यही चाहती थी ना कि उसका और शाओ का बेबी हो जाए और अब होने वाला है तो उन्हें खुश रहना चाहिए। वो समझा देता है कि आपको तो पता है कि मैं कितना लॉयल हूँ, मैं बार बार अलग अलग पार्टनर नहीं चेंज कर सकता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ के भाई को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और शाओ अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ पर जैसी वैन को पता लगता है तो वो यहाँ शाओ को बचाने आता है और शाओ को बचाते हुए वैन को चोट लग जाती है, जिसके बाद फिर शाओ को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो वैन से अपने बेबी के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, बेबी बिल्कुल सेफ है। शाओ फिर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है कि उसने उसे कैसे प्रोटेक्ट किया। अभी इतने में यहाँ पर वैन की मॉम उसके बारे में पता करने के बाद पहुँच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि वो अपनी जान ऐसे कैसे जोखिम में डाल सकता था। वो शाओ के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम कितनी अनलकी हो, तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। अब मुझे तुमसे और मतलब नहीं रखना है, मुझे मेरा बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रही होती है पर वैन अपनी मॉम को क्लियरली समझा देता है कि वो शाओ को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो जो कर ले। और वो अपनी मॉम से ये तक कह देता है कि उन्होंने बचपन से उसे कंट्रोल करी है और हमेशा उसने उनकी सारी बात सुना है, लेकिन अब नहीं। तो उसकी मॉम फिर गुस्सा होकर चली जाती है और यहाँ पर शाओ ये सब सुन रही होती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वैन उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर इतने में शाओ को कॉल आती है कि उसकी मॉम को वैन की मॉम ने जाकर बता दी कि उसके और शाओ के बीच में फिजिकल रिलेशन था और उसने अपने आप को बेची थी। तो ये बारे में सुनने के बाद उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ गया और अभी उनकी ऑपरेशन रूम में सर्जरी चल रही है। शाओ ये सुनते के साथ ही फिर यहाँ हॉस्पिटल आती है और वो अपनी मॉम के लिए रो रही होती है। फिर यहाँ पर वैन की मॉम पहुँचती है तो वैन उन्हें बताने लगता है कि उन्होंने ये क्या कर डाली, उनकी वजह से शाओ की मॉम अभी ऑपरेशन रूम में। वो अपनी मॉम से कह देता है कि अब बस बहुत हो गया मॉम, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर वैन की मॉम रोते हुए चली जाती है। शाओ ये सब सुनकर वैन को कहने लगती है कि तुम्हें मेरी वजह से अपना और अपनी मॉम का रिलेशन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और ना तुम्हें मेरी मॉम की फिक्र करने की ज़रूरत है, गलती सब मेरी है तुम्हारी नहीं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो। फिर यहाँ पर शाओ की मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, उन्हें होश आ जाता है। तो शाओ अपनी मॉम से बात करने जाती है और उनसे सॉरी बोल रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। उससे पूछती है कि लेकिन तुम अब मिस्टर वैन के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उन्हें सच में पसंद करती हो? तो तुम्हें अपनी खुशियों को पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो उसे अपनी और वैन की रिलेशन को एक चांस देने के लिए बोलती है। तो शाओ को भी ये चीज़ समझ आता है और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शाओ और वैन हैप्पीली साथ रह रहे होते हैं और दोनों विशिंग ट्री के पास विश मांगने के होते हैं कि उनका बेबी सेफली हेल्दी से अच्छे से हो जाए। और फिर इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और फिर वो लोग अपने बेटे के साथ भी यहाँ विशिंग ट्री के पास आते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बेटे ने विश किया होता है कि मॉम डैड अब मुझे एक छोटी सी सिस्टर चाहिए, मुझे उसका ख्याल रखना है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी। फिर लोग घर जाने के लिए निकलते हैं और शाओ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।